नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी का टेस्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला सवाल आपसे क्या दिया गया है। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी कौन सी है? पहला दिया है एंड्रोमेडा, दूसरा दिया है सीरियस, तीसरा दिया है वेगा और चौथा दिया गया है इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक, और ये ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमेडा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंड्रोमेडा। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी से सर्वाधिक समीप स्थित गैलेक्सी एंड्रोमेडा है। यह सौरमंडल से 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इसकी संरचना हमारी मंदाकिनी के समान है। इसकी संरचना क्या है? हमारी मंदाकिनी के समान है। एंड्रोमेडा में सघन केंद्र तथा घूर्णनशील भुजाएं स्पष्ट हैं। इसमें तारों की संख्या हमारे मंदाकिनी से दोगुनी है। इसमें जो तारों की संख्या क्या है? हमारी मंदाकिनी से क्या है? दोगुनी है, अर्थात 2 खरब तारे हैं। यह पृथ्वी से नग्न आंखों द्वारा दिखने वाला सर्वाधिक दूर की यूनिट है। साइरस या डॉग स्टार, ध्यान देना यहाँ पे, साइरस या डॉग स्टार रात में आकाश में दिखने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। इसका द्रव्यमान सूर्य से दोगुना होता है। इसका जो द्रव्यमान है कितना है? सूर्य से दोगुना है। यह सौरमंडल से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात प्रोक्सिमा के बाद दूसरे नंबर का सौरमंडल के नजदीक स्थित तारा है। ठीक, तो ये बातें आप इसमें ध्यान देना। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है? ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक और शब्द क्या है? पहला दिया है कैसियोपिया, दूसरा दिया गया है अक्कीविला, तीसरा दिया है हंटर और चौथा क्या दिया गया है? साइरस। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हंटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हंटर। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है। ओरियन एक प्रसिद्ध नक्षत्र है जिसे सर्दियों के दौरान देर शाम को देखा जा सकता है। इस नक्षत्र के लिए एक शब्द हंटर है। इस नक्षत्र के लिए एक शब्द क्या यूज किया गया है? हंटर। प्राचीन यूनानियों ने सोचा कि आकाश में तारों की व्यवस्था एक विशालकाय शिकारी की भांति दिखती है, इसलिए यूनानियों ने अपनी पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध शिकारी ओरियन के नाम पर इस नक्षत्र का नाम रखा। प्रसिद्ध शिकारी ओरियन के नाम पर इस नक्षत्र का नाम रखा, जिसके कारण ओरियन नक्षत्र के लिए हंटर या काल पुरुष हंटर या काल पुरुष हंटर या काल पुरुष शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक, हंटर या काल पुरुष शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये बातें आप ध्यान देना। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? सूर्य के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे करीब है? पहला दिया है अल्फा सेंटोरी, दूसरा दिया है ऑप्शन साइरस, तीसरा आपको दिया है प्रोसियोन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सिग्नस आर्म। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या दिया गया है? सिग्नस आर्म। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अल्फा सेंटोरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अल्फा सेंटोरी। इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक सूर्य के अलावा तारा अल्फा सेंटोरी है, जो पृथ्वी से लगभग 4.35 प्रकाश वर्ष दूर है।
वही प्रोक्सिमा सेंटूरी पृथ्वी से सबसे नजदीक सूर्य के अलावा तारा है, जो पृथ्वी से लगभग 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष दूरी वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, और इसकी एक प्रकाश वर्ष बराबर जो मान होता है इसका कितना होता है 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ये इसका मान होता है। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? आप लोग सभी लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा? दिया गया है ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का कौन सा क्रम सही है? ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का कौन सा क्रम सही है, बताइए। पहला क्या दिया गया है? आकाशगंगा, फिर दिया गया है ब्रह्मांड, फिर क्या दिया गया है? स्थानीय समूह, फिर आपको क्या दिया गया है? स्थानीय महान गुच्छा। तो आकाशगंगा के बाद आपका क्या आएगा? स्थानीय समूह आता है। तो पहला वाला तो क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया? ब्रह्मांड आ गया पहले, मतलब गलत हो गया। तीसरे पे क्या है? आकाशगंगा, स्थानीय समूह गुच्छा, फिर ब्रह्मांड। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। ब्रह्मांड की आकाशीय विशेषता का सही क्रम आकाशगंगा, स्थानीय समूह, स्थानीय महान गुच्छा तथा ब्रह्मांड है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत जॉर्ज लेमेटेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग सिद्धांत है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ, जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया और इन्हीं पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण हुआ। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है तथा समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर होती रही। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जाती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है? सभी लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। दिया गया सौरमंडल के बारे में क्या सही नहीं है? ठीक, पहला दिया गया है पॉइंट, सौर प्रणाली शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया। सौर प्रणाली शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1704 में से आज तक माना जाता है। ठीक, कौन सा सही नहीं पूछा है? ठीक, तो ये वाला क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है सामोस के अरिस्टार्कस अरिस्टार्कस एक प्राचीन ग्रीक खगोलविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहला ऐसा ज्ञात मॉडल प्रस्तुत किया जिसने पृथ्वी को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा। तो ये वाला क्या है? बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ये तीनों क्या है? सही है। इसके बारे में देख लेते हैं। सामोस के अरिस्टार्कस एक प्राचीन खगोलविद और गणितज्ञ थे, जिन्होंने पहला ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया था जिसने सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा। सूर्य को ज्ञात ब्रह्मांड के केंद्र में रखा। सौरमंडल के अंतर्गत सौर प्रणाली शब्द का पहला रिकॉर्ड किया गया उपयोग 1704 तक माना जाता है। यूनानी विद्वान अरस्तु द्वारा प्रतिपादित अवधारणा पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है तथा सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है के विरोध में 1543 में हेलियोसेंट्रिक मॉडल कॉपरनिकस द्वारा प्रतिपादित किया गया तथा बताया गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत के अंतर्गत
जोहान्स केपलर, गैलीलियो और आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने भी इसमें योगदान किया है। जैसे वैज्ञानिकों ने भी इसमें क्या रखा है, योगदान किया है। ठीक है, अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग 6 का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। दिया गया सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। सौर तंत्र किस प्रकार का तंत्र है। पहला आपको दिया गया खुला तंत्र, दूसरा दिया बंद तंत्र, ऑप्शन नंबर सी दिया नियंत्रण तंत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया गया उपयुक्त में से अधिक, और ऑप्शन नंबर ई दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका बंद तंत्र। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा बंद तंत्र। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। सौर तंत्र बंद तंत्र के अंतर्गत आता है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, बृहद मात्रा में धूल कण व गैसें उपस्थित हैं। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। ध्यान देना, भीतरी ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह कहलाते हैं। पहले 4 ग्रह पार्थिव ग्रह भी कहलाते हैं। तो पहले के जो 4 ग्रह हैं उनको क्या बोला जाता है, पार्थिव ग्रह भी बोला जाता है। तो ये बातें आप ध्यान देना, तीनों बातें आपसे पूछी जा सकती है कि पार्थिव ग्रह कौन कौन से होते हैं, और आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, और बाहरी ग्रह भी कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। खगोलीय इकाई में सूरज से दूरी कितनी है, अर्थात पृथ्वी की औसत माध्य दूरी क्या है। औसत माध्य दूरी क्या है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। खगोलीय इकाई में सूर्य से दूरी अर्थात पृथ्वी की औसत माध्य दूरी 149,598,000 किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 559 सेकंड का समय लगता है। 599 सेकंड का समय लगता है। सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग को कोरोना कहा जाता है। सूर्य का जो सबसे सूर्य के जो वायुमंडल का जो सबसे बाहरी भाग होता है इसको क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है। ठीक है, जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। वर्णमंडल सूर्य का वायुमंडल है जो प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर की मोटाई में फैला हुआ है। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहा जाता है। जो सूर्य का धरातल होता है उसको क्या बोला जाता है, प्रकाश मंडल कहा जाता है, जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय तूफान क्या है। चुंबकीय तूफान क्या है। पहला दिया है खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी, पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी दिया है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी दिया है उच्च चुंबकीय धाराओं के कारण महासागरों में उत्पन्न तूफान। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है चुंबकीय ध्रुवों की शक्ति में वृद्धि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, खगोलीय पिंडों के चुंबकीय क्षेत्रों में गड़बड़ी। अगला सवाल, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूर्य कभी कभी सौर हवा का एक तेज उछाल उत्सर्जित करता है जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन भी कहा जाता है। सौर हवा का यह झोंका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बाहरी भाग को प्रभावित करता है जो एक जटिल दोलन से गुजरता है। यह पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष वातावरण में विद्युत धाराएं उत्पन्न करता है तथा चुंबकीय तूफान का निर्माण करता है। चुंबकीय तूफान का निर्माण करता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य है। सौर स्थिरांक का लगभग मूल्य क्या है। तो पहला दिया गया 6.5, दूसरा दिया 1.36, तीसरा दिया 3.64, चौथा दिया गया है 10। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
1.36 किलोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। सौर स्थिरांक का मूल्य लगभग 1.6 किलोवाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी के पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंगों के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्यातप कहते हैं। पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्रायः स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिरांक या सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी है। कितना है? 2 ग्राम कैलोरी है। तो ये बातें आप ध्यान देना, ये भी पॉइंट आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, सौर कुंड निम्न में किस संयोजन का संयोग है? संयोजन का संयोग है। ठीक, तो पहला दिया गया है सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा चयन। दूसरा दिया गया है सौर ऊर्जा संचयन और ऊष्मा संग्रहण। तीसरा दिया है सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊर्जा संचयन। चौथा ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचयन। इसके बारे में देख लेते हैं। सौर कुंड सौर ऊर्जा संग्रहण और ऊष्मा संचलन संयोजन का संयोग है। फोटोवोल्टाइक सेलों में वियासित सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जिसे सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सौर ऊर्जा को काम में लाने के लिए 2 प्रक्रमों को बहुत ही प्रभावी माना जाता है। वे कौन कौन से हैं? फोटोवोल्टाइक और सौर तापीय प्रौद्योगिकी। सौर तापीय प्रौद्योगिकी और फोटोवोल्टाइक, ये 2 मेन होते हैं। सौर तालाब एक सौर ऊर्जा संग्राहक है जो आकार में काफी बड़ा होता है तथा एक तालाब जैसा दिखता है। सौर ऊर्जा संग्राहक एक बड़ी झील का उपयोग एक प्रकार के फ्लैट प्लेट संग्राहक के रूप में करता है, जो तालाब के गर्म निचली परतों में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित करता है। ये तालाब प्राकृतिक तथा मानव निर्मित हो सकते हैं। सौर ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में आसान है। पर्यावरण जो सौर ऊर्जा पर्यावरण अनुकूल तथा निर्माण में क्या है? आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर आपसे क्या कह रहा है बताइए? सूर्य की सतह का तापमान क्या है? ठीक, पहला दिया है 35-50 के, दूसरा दिया है 42-90 के, तीसरा दिया है 99-40 के, चौथा दिया गया 57-78 के। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? 57-78 के। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान 57-78 के होता है। सूर्य के केंद्र का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है। यहाँ का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। तो ये बातें आप ध्यान देना। ठीक, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? सूर्य के चारों ओर शनि ग्रह की परिक्रमण अवधि कितने वर्ष है? तो पहला दिया है 29.46 वर्ष, दूसरा दिया 30.06 वर्ष और सी दिया गया है 28.20 वर्ष और डी दिया गया है 84 वर्ष। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29.46 वर्ष। कितना जाएगा? 29.46 वर्ष। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण हैं।
उपग्रह लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं बृहत मात्रा में धूल, कण व गैसें मौजूद हैं। सौरमंडल में स्थित सभी ग्रहों का परिक्रमण काल अलग अलग होता है। अगर शनि ग्रह की बात की जाए तो यह सूर्य की एक परिक्रमा 29 साल 5 महीने अर्थात 29.46 वर्ष में पूरी करता है, जबकि अक्ष पर 10 घंटे 40 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर अक्ष पर कितना 10 घंटे 40 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं हम पृथ्वी की बात करें तो यह सूर्य की परिक्रमा 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटे में करती है, जबकि अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे या एक दिन में एक घूर्णन पूरा करती है। ठीक, एक दिन में एक घूर्णन पूरा करती है। तो ये बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सामूहिक रूप से जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है? जोवियन ग्रह समूह के रूप में जाना जाता है। तो पहला दिया शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। दूसरा ऑप्शन दिया गया है बी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण। सी ऑप्शन दिया गया बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। डी दिया गया है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बाकी सारी चीजें देखो वही दी गई हैं इसके बारे में, ठीक है, पीछे हमने बताया भी ये भी। कुल टोटल कितने ग्रह? 8। ठीक, इसमें हमने क्या बताया था अभी पीछे, जो 4 ग्रह होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बाह्य ग्रह कहलाते हैं। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और जो भीतरी ग्रह को क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की ही भांति शैलों एवं धातुओं से हुआ है। ठीक है, और जो तुम्हारे आंतरिक दो टोटल 8 ग्रह होते हैं, इसमें से जो 4 होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं? आंतरिक ग्रह होते हैं, ये वाले 4। और जो 4 ये आपके क्या होते हैं? ये आपके 4 क्या होते हैं? बाह्य ग्रह होते हैं। ठीक, भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण पृथ्वी की ही भांति शैलों एवं धातुओं से हुआ है। ठीक, बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बृहस्पति के समान। जोवियन ग्रह गैसों से बने एक विशाल ग्रह होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन व हीलियम से निर्मित सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ था। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, जुपिटर, सेंटर, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी ग्रह कहा जाता है। इन ग्रहों के लिए दूसरे नाम की पहचान करें। मतलब इनको और क्या बोला जाता है? अभी हमने पीछे बताया क्या बोला जाता है इनको, जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 14 का कितना हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन जैसे 15 नंबर, यहाँ से कुछ सवाल पेपर में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, अगस्त 2006 में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के फैसले के अनुसार प्लेटो को अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला दिया गया है ए ऑप्शन मेसो प्लानेट, बी दिया गया है प्लानेमो, सी दिया गया है ड्वार्फ प्लेनेट और डी दिया गया है डबल प्लेनेट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ड्वार्फ प्लेनेट। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIAU के चेक गणराज्य के प्राग शहर में हुए अधिवेशन 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो सौर मंडल का ग्रह नहीं होगा और इसे बौने ग्रह के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि प्लूटो की कक्षा स्वतंत्र न होकर वरुण ग्रह की कक्षा का अतिक्रमण करती है। ठीक है, बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ग्रह जिसका औसत सतह तापमान 480 डिग्री सेल्सियस है, बताइए कौन सा है? पृथ्वी पहला दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, बी दिया गया है शुक्र, सी दिया गया है मंगल और डी आपको दिया गया है प्लूटो। और डी आपको क्या दिया गया है? प्लूटो। डी आपको क्या दिया गया है? प्लूटो। ठीक है, तो 16 का जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? शुक्र।
शुक्र तीव्र ग्रीन हाउस प्रभाव वाला ग्रह है जिसका औसत तापमान +464 से +464 या कह सकते हो 473 केल्विन होता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह होने के साथ साथ सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला भी ग्रह है। द्रव्यमान तथा आकार में समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन कहा जाता है या पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसके वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.4% नाइट्रोजन और 0.015% सल्फर डाइऑक्साइड है एवं अन्य विरल गैसें पाई जाती हैं। अधिक ताप तथा अधिक CO2 के कारण इस ग्रह पर प्रेशर कुकर जैसी दशा बनी रहती है, इसलिए इसे प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहा जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रेशर कुकर दशा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, पेपर में आपसे पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया, निम्न में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? निम्न में से कौन सा स्थलीय ग्रह है? पहला दिया है शनि, दूसरा दिया है नेपच्यून, तीसरा दिया है शुक्र और चौथा दिया गया है बृहस्पति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? शुक्र। इसके बारे में देख लेते हैं। शुक्र स्थलीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह तथा इन ग्रहों के उपग्रह, तो भी पीछे हमने डिस्कशन किया भी है, ठीक, और बहुत सारे छोटे पिंड, क्षुद्र, धूमकेतु, बहुत और बड़ी मात्रा में गैसें मौजूद हैं, ठीक है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित होते हैं। पहले 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है तथा स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। पहले 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह या स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है ये ग्रह पृथ्वी की भांति शैलों व धातुओं से बने होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह कहलाते हैं, विशालकाय या जोवियन ग्रह कहलाते हैं। जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बने सघन वायुमंडल वाले ग्रह हैं। सघन वायुमंडल वाले ग्रह हैं, ठीक है। बातें आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, मंगल ग्रह का परिक्रमण काल क्या है? पहला दिया है 4333 मतलब 4333 दिन, बी दिया गया है 88 दिन, सी दिया है 365 दिन और डी दिया गया है 687 दिन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 687 दिन। मंगल ग्रह का परिक्रमण काल 687 दिन तथा परिभ्रमण काल 24 घंटा है। मंगल ग्रह सौरमंडल में सूर्य से दूरी के क्रम में चौथा एवं आकार में 7वें स्थान पे है। एवं आकार में क्या है? 7वें स्थान पे है। आकार में 7वें स्थान पर आता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीन्स तथा सबसे बड़ी घाटी वल्लेस मेरिनेरिस स्थित है। फोबास एवं डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। फोबास एवं डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। बातें आप ध्यान देना। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19 दिया, निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा? पहला दिया है सूर्य, दूसरा दिया है बृहस्पति, तीसरा दिया है शनि, चौथा दिया गया है यूरेनस। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका क्या हो जाएगा? बृहस्पति। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड बृहस्पति है, जबकि सौर परिवार का सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। अगर ग्रहों के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो लगभग 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। कितने? 10 घंटे में अपने एक अक्ष पर एक चक्कर क्या कर लेता है? पूरा कर लेता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20
बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन एक डॉट डॉट है, क्या प्राकृतिक नियम है या तथ्य है? ठीक, ये प्राकृतिक नियम है या तथ्य है? तो प्राकृतिक नियम तो नहीं, ये क्या है, ये तथ्य है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, केवल 2। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन एक तथ्य है, ना कि प्राकृतिक नियम। बृहस्पति का व्यास 1,42,984 किलोमीटर। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह कथन एक तथ्य, ना कि प्राकृतिक नियम। ठीक है। बृहस्पति ग्रह का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। यह सूर्य से बृहस्पति की औसत दूरी 77.83 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह की परिक्रमण अवधि 11.86 वर्ष है। इसका धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी से अधिक है। बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। 1.32 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग बताइए कमेंट करके उत्तर क्या होगा। निम्न ग्रहों में से किसका सर्वाधिक घनत्व है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग पेपर के लिए काफी पूछा जाता है। दिया गया है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, मंगल। किसका यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, किसका यहाँ पे, पृथ्वी का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब ये डाटा ध्यान देना, तो यहाँ से आएगा तो आपका सवाल ये सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे बुध का कितना होता है, 5.43 घनत्व है। शुक्र का कितना है, 5.24। पृथ्वी का कितना है, 5.52। मंगल का कितना है, 3.94। बृहस्पति का कितना है, 1.33। शनि का कितना है, 0.69। यूरेनस का कितना है, 1.27। नेपच्यून का कितना है, 1.64। ये सारे अब ध्यान देना। ठीक है, इसी में से एक जो घुमा के भी कोई पूछेगा तो आपसे मिल जाएगा सवाल यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर वही सवाल 22 नंबर में भी देखो क्या बोला गया है। निम्न में से सौरमंडल के सबसे अधिक घनत्व वाला तीसरे ग्रह की पहचान करो। तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, शुक्र। अगला सवाल, अगला दिया गया है 23 नंबर। निम्न में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार उनका सही क्रम लगाओ। सही क्रम लगाओ इनका बोला गया है। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर जो डाटा दिया गया है घनत्व का, उनको सीक्वेंस वाइज आप देख लेना, यही आपका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 आपको दिया गया है। निम्न में से कौन से सामूहिक रूप से जोवियन ग्रहों नामक समूह को बनाने, ठीक, कौन से बनाने, तो जोवियन वाला अभी हमने पीछे बताया था आपको, क्या बताया था, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में भी हमने पीछे बताया ही था पूरा, तो वही चीज यहाँ पे दी गई है टोटल। ठीक है, ये सारा चीज आप लोग देख लेना, पीछे हम लोग इस पे डिस्कशन भी कर चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जेवियन ग्रह की श्रेणी में आता है? तो अभी पीछे हमने बताया, तो इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा जोवियन ग्रह कहलाता है? वही से बार बार सवाल पूछा जा रहा है घुमा के, बहुत सारे सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही। अगला सवाल,
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे भीतरी ग्रह कहा जाता है? निम्न में से किसे भीतरी ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शनि, मंगल, यूरेनस, किसको बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28। 28 आपको क्या दिया गया है? पृथ्वी की धुरी जो एक काल्पनिक रेखा है अपने कक्षीय तल से डॉट डॉट कितनी डिग्री का कोण बनाती है? पहला दिया है 64 डिग्री, दूसरा दिया है 66 डिग्री, तीसरा दिया है 68 डिग्री, चौथा दिया गया है 65 डिग्री। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66 डिग्री। कितना बनाती है? 66 डिग्री का। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यह अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 से ही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो कौन कितने डिग्री का कोण बनाता है, एक सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है। बुध का कितना है झुकाव? 0 डिग्री। शुक्र का कितना है? 3 डिग्री। पृथ्वी का कितना है? 23 डिग्री 5 मिनट। मंगल का कितना है अक्ष पर झुकाव? 25 डिग्री 2 मिनट। बृहस्पति का कितना है? 3 डिग्री 1 मिनट। शनि का कितना है? 26 डिग्री 7 मिनट। अरुण का कितना है? 98 डिग्री। वरुण का कितना है? 28 डिग्री 8 मिनट। अगला सवाल 29 नंबर दिया है, सूर्य और चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को डॉट डॉट क्या कहते हैं? तो पहला आपको दिया गया है अपसौर, दूसरा दिया है उपभू, तीसरा दिया है उपसौर, चौथा दिया गया है अपभू। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसौर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपसौर। इसके बारे में देख लेते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सबसे लंबी दूरी 4 जुलाई को होती है जिसे अपसौर कहते हैं, तथा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है जिसे उपसौर कहते हैं, जबकि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सबसे लंबी दूरी को अपभू कहते हैं। तीनों बातें ध्यान देना। ठीक, सबसे लंबी दूरी को क्या बोलते हैं? अपभू कहते हैं, तथा पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की सबसे कम दूरी को उपभू कहते हैं। सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं? उपभू कहते हैं। ठीक, तो ये चारों बातें आप ध्यान देना, आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध डॉट डॉट प्राप्त करेगा। पहला दिया है कम मात्रा में सूर्यातप, दूसरा दिया है गर्मी का मौसम। ठीक है, बताओ तो इसका जो पहला वाला क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताओ, पहला वाला आपका क्या हो जाएगा? सही है। दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 30 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होगी तो उत्तरी गोलार्ध कम मात्रा में सूर्य तब प्राप्त करेगा, क्योंकि सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है तथा उत्तरी गोलार्ध में क्षितिज होता है। इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। उपसौर के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कितनी दूरी होती है? न्यूनतम होती है कितनी? 147 मिलियन किलोमीटर। इसके ठीक विपरीत सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है जिसे अपसौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से उपसौर के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच कौन सही दूरी है? कौन सही दूरी है? अभी हमने पीछे बताया था, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 147 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर स्थित होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने पीछे बताया, क्या बताया है? अपसौर या सरोज। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसौर कहा जाता है? पृथ्वी की कौन सी स्थिति को अपसौर कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था, जब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती है उसको क्या बोला जाता है?
अब को सौर कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। दिया गया भूमध्य रेखीय उभार ध्रुवीय चपटेपन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से कम हो जाती है। तो आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पहला क्या दिया 22 किलोमीटर, दूसरा दिया 1000 किलोमीटर, तीसरा दिया गया 3600 किलोमीटर और चौथा दिया गया 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितना, 22 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हमारी पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी तथा भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आफ कहा जाता है। भू-आफ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के इसी आकार के कारण भूमध्य रेखीय त्रिज्या 6378.245 किलोमीटर तथा ध्रुवीय त्रिज्या 6356.863 किलोमीटर है। इस प्रकार भूमध्य रेखीय उभार और ध्रुवों पर चपटेपन के कारण पृथ्वी की ध्रुवीय त्रिज्या भूमध्य रेखीय त्रिज्या से 21.382 किलोमीटर कम हो जाती है। ठीक है, बातें आप ध्यान देना। तो ये जो व्याख्या मैं आपको बताता हूँ, तो टेस्ट की व्याख्या आप लोग जरूर लिख लिया करो, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 35। जियोड का आकार क्या है। जियोड का आकार क्या है। पहला दिया पूर्ण वृत्त, दूसरा दिया है पूर्ण वृत्ताकार, तीसरा दिया गया अंडाकार, चौथा दिया गया चौकोर आकार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी, पूर्ण वृत्ताकार। इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी से सूर्य के हिसाब से सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है तथा आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है, यही कारण इसका आकार जो है वो जियोड कहा जाता है। भू-आफ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, अर्थात यह कहा जा सकता है कि जियोड का आकार पूर्ण वृत्ताकार है। ठीक है, जियोड का जो आकार है क्या है, पूर्ण वृत्ताकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया गया है। क्या पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है। विकिरण की मात्रा को प्रभावित करती है, बिल्कुल प्रभावित करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, हाँ, प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अपने पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है तथा यह अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग पर दिन होता है जबकि दूसरे भाग पर विपरीत दिशा में वहां पर रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन की धुरी में झुकाव पृथ्वी की सतह पर विकिरण की मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, विकिरण की मात्रा को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक, ये बात आप ध्यान देना है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आप देखो क्या कह रहा है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पृथ्वी और मंगल के लिए समान है। पृथ्वी और मंगल के लिए समान है। पहला क्या दिया, चंद्रमा की संख्या, बिल्कुल सही। दूसरा दिया है अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने का समय, बिल्कुल गलत। सूर्य के चारों एक परिक्रमण पूरा करने का समय, बिल्कुल सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड, इसको जरा सही कर लेना, गलत है दूसरा वाला है। एक सेकेंड, चंद्रमा की संख्या ये वाला क्या है, बिल्कुल गलत है। अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करने, ये वाला आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे क्या है, जो स्टेटमेंट बी है सही है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने का समय, ये वाला भी आपका क्या है, गलत है। ये आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो बी केवल किसमें है, बी वाले में, ऑप्शन नंबर
बी आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वही सारी व्याख्या इसकी दी गई है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है, ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लेती है। वहीं मंगल अपने अक्ष पर 24 घंटा 6 मिनट का एक घूर्णन पूरा करता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365.25 दिन का समय लेती है। वहीं मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि मंगल के दो उपग्रह फोबस व डीमोस हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि आकार में यह क्या है, पांचवा बड़ा ग्रह है। आगे देखते हैं सवाल। 38 नंबर क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति होती है। पेरिजी में चंद्रमा की स्थिति होती है। पहली दी गई पृथ्वी से दूरस्थ, दूसरी दी गई पृथ्वी से निकट, तीसरी दी गई ध्रुवों से निकट और चौथी दी गई क्वार्टर से निकट। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी से निकट। इसके बारे में देख लेते हैं। चंद्रमा सौर परिवार का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसकी परिभ्रमण गति से लगभग समान है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा अपनी कक्षा में इस प्रकार परिक्रमा करता है कि कभी पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी तो कभी अधिकतम दूरी स्थापित हो जाती है। जब पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो ऐसी अवस्था उपभू पेरिजी कहलाती है। जब उपभू के 14वें दिन चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है तो ऐसी स्थिति को अपभू कहा जाता है, अपोजी कहा जाता है। उपभू का अपभू कहा जाता है, जिसको अपोजी भी हम बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39। 39 नंबर देखो क्या कह रहा है आपका, चंद्र के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए क्या कारण है, कमी के क्या कारण है। पहला दिया केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण आकर्षण, गलत। दूसरा आपको दिया गया है वायु अणु के निम्न विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण, ये भी गलत है, ठीक है। और फिर क्या दिया गया, केवल आयु अणु के उच्च विकास, गलत है। तीसरा क्या दिया गया, चौथा क्या दिया गया है, केवल वायु अणु के उच्च विकास वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षणीय आकर्षण। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। चंद्रमा के चारों ओर वातावरण की कमी के लिए केवल वायु अणु के उच्च विकास तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण आकर्षण जिम्मेदार है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। चंद्रमा पर पृथ्वी सदृश वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल के अभाव के कारण चंद्रमा पर मौसमी तत्व जैसे बादल, वर्षा, कुहासा आदि का अभाव पाया जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 1/6 पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1/6 पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 40। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं, लगभग कितने दिन लगते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, कितने दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं, 27 दिन लगते हैं। अभी पीछे हमने इसका डिटेल सोल्यूशन बताया था, बाकी वैसे इसको जिसने ना देखा हो देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 41। 41 आपको दिया गया है, चंद्रमा की उत्पत्ति की मान्यता निम्नलिखित में से कितने समय पूर्व में हुआ माना जाता है, मतलब कितने वर्ष समय पूर्व मानी जाती है, ठीक है। पहला दिया है 4.03 अरब वर्ष पूर्व, 4.22 अरब वर्ष पूर्व, 4.02 अरब वर्ष पूर्व, 4.44 अरब वर्ष पूर्व। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव का नतीजा है जिसे द बिग स्प्लिट कहा जाता है।
ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के बनने में कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ पृथ्वी के अक्ष पर कक्ष में घूमने लगा और आज का चंद्रमा बना। यह घटना या चंद्रमा की उत्पत्ति 4.4 अरब वर्ष पहले मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42। क्षुद्र ग्रह डॉट डॉट की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। दूसरा दिया है शुक्र और पृथ्वी के बीच, बुध और मंगल के बीच, पृथ्वी बृहस्पति और वरुण के बीच। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ग्रहों के वे भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा देख लेना, इसमें स्टार बना हुआ है, आयोग ने इसको गलत माना है। ठीक है, इसकी आप लोग केवल व्याख्या देख लेना। ठीक है, बस। ठीक है, अगला सवाल। अगला दिया, देशांतर एक अंश क्या प्रदर्शित करता है? देशांतर एक अंश, देशांतर का एक अंश क्या प्रदर्शित करता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। भूमध्य रेखा के साथ 4 किलोमीटर गलत। महावृत्त 4 किलोमीटर गलत। देशांतर का वहां पे क्या था? 111 है। ठीक है, कितना? 111। भूमध्य रेखा के साथ 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही उत्तर होगा। ग्लोब या मानचित्र पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर कहलाती है। भूमध्य रेखा की लंबाई 40,076 किलोमीटर है, जिसको 360 डिग्री देशांतर काटती है। ठीक, और इनके बीच दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है कितनी होती है? 11.32 किलोमीटर होती है। ठीक, ब्रिटिश राज की वेधशाला से गुजरने वाली यामोत्तर रेखा को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्वी या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक की हम गणना इससे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 11.3 किलोमीटर। कितनी? 11.3 किलोमीटर। अभी पीछे हमने इसका डिस्कशन किया है। अगला क्वेश्चन 46 दिया है, यदि अक्षांश समानांतरों को 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर खींचा जाए तो विषुवत रेखा सहित अक्षांश समांतरों की कुल संख्या क्या होगी? तो कितनी होती है? सबको पता होगा कितना? 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? इसकी कितनी होती है? 179। कितनी होती है? 179 डिग्री। कितनी होती है? 179। 1 डिग्री के अंतराल को खींचा जाता है। ठीक है, इसको देख लेना, यदि अक्षांश समांतरों को 1 डिग्री अंतराल पूरे ग्लोब पर खींचा जाए तो विषुवत रेखा सहित अक्षांश समांतरों की कुल संख्या 179 होती है। अक्षांशों की कुल संख्या पूछेगा तो 180, 90 उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश। ठीक, टोटल कितना हो जाता है यहाँ पे? और एक विषुवत रेखा, तो टोटल कितना हो जाता है? 181। ठीक, तो ये चीजें आप ध्यान देना। 47 नंबर 47 क्या कर रहा है? जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होती है? कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 111। कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए 111। जमीन पर दो अक्षांशों के बीच वास्तविक दूरी लगभग 111 किलोमीटर। यह लंबाई विषुवत वृत्त पर सभी देशांतरी रेखाओं के 1 डिग्री के लगभग समान है, लेकिन विषुवत वृत्त से ध्रुवों की और अक्षांशों की लंबाई में कुछ परिवर्तन होता है। विषुवत वृत्त पर यह लंबाई 110.6 किलोमीटर,
जबकि ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर है। तो किसी स्थान का अक्षांश सूर्य की तुंगता या ध्रुव तारे की सहायता से निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला सवाल है, पृथ्वी की घूर्णन गति निम्नलिखित में से किस अक्षांश रेखा पर अधिकतम होती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है क्योंकि भूमध्य रेखा की लंबाई अधिक है तथा ध्रुवों की ओर घूर्णन गति कम हो जाती है क्योंकि अक्षांशों की लंबाई में कमी आ जाती है। ध्रुवों पर अक्षांशों की लंबाई शून्य होती है जिस कारण वहां पर घूर्णन की गति भी क्या होती है? शून्य होती है। अगला क्वेश्चन, क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? पहला दिया गया है कोई मौसम नहीं होगा, बिल्कुल गलत। एक तरफ पूरा दिन होगा, बिल्कुल सही है। ये तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तीसरा दिया वातावरण गायब हो जाएगा, गलत। चौथा दिया गया उत्तर में से एक से अधिक उत्तीर्ण हो गया, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 49। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करना बंद कर दे तो सूर्य एक तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन रहेगा जिसके कारण उस भाग में लगातार गर्मी पड़ेगी जबकि दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समान समय क्या होगा? ठंडी पड़ेगी। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन न करने की दिशा में मौसम तो होगा लेकिन मौसम में परिवर्तन आ जाएगा और साथ ही पृथ्वी का वातावरण भी क्या होगा? बना रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से निचले स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को कहा जाता है। यांत्रिक स्थिरता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आइसो स्टेसी, क्या कहा जाता है? आइसो स्टेसी कहा जाता है। ठीक है, एक घूर्णन पृथ्वी पर ऊपर वाले हिस्से तथा निचली स्थित घाटियों के बीच एक यांत्रिक स्थिरता को आइसोस्टेसी कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द है आइसोस्टेसियस से लिया गया है जिसका तात्पर्य होता है समस्थिति। संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका के प्रसिद्ध भूगर्भवेत्ता डटन ने 1889 में किया था। इसका उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के बड़े बड़े ऊंचे उठे भागों जैसे पर्वत, पठार तथा नीचे धंसे हुए भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए उत्तरदायी है? पहला आपको दिया दिन और रात की वैकल्पिक अवधि के लिए, बिल्कुल सही है। वर्ष की अवधि के लिए, गलत। ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये सारी चीजें अभी हमने पीछे बताया है। ठीक है, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? घूर्णन और परिक्रमण। ठीक, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में क्या होता है? जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 52 नंबर, ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? ध्रुवीय विस्थापन बल किससे संबंधित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन से। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ध्रुवीय विस्थापन बल पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित होता है। ठीक, बाकी सारी चीजें पीछे हमने बताया है वही वही यहाँ पे नोट की गई है, पीछे की व्याख्या सेम है। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 53। 53 या निम्न में दिए गए कथन अभिकरण कारण से पढ़ें। अभिकथन क्या दिया? भूमध्य रेखा ध्रुवों के अतिरिक्त संपूर्ण विश्व में दिन और रात वर्ष के विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं। विभिन्न समयों में विभिन्न अवधि के होते हैं। दूसरा क्या दिया गया? आर पृथ्वी की धुरी तिर्यक है और यह वर्ष भर एक ही दिशा में रहती है। एक
वर्ष भर क्या रहती है, एक ही दिशा में रहती है। इसका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, बात आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या, वही पूरी चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे, जो भी पीछे हमने व्याख्या आप लोगों को बताई है, ये आप व्याख्या नोट कर लेना, वही बार बार चीजें आ रही हैं। यहाँ पे थोड़ा ये देख सकते हो, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है और पृथ्वी की परिक्रमणता पृथ्वी के अक्ष निश्चित दिशा में झुके होने के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश मिलता है। ठीक, और दिन लंबे होते हैं। बाकी सारी चीजें व्याख्या तो वही है आपकी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित स्थानों में से 21 दिसंबर की सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहाँ होती है? 21 दिसंबर की प्रकाश अवधि सबसे ज्यादा कहाँ होती है? इसका जो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम में। कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। 21 दिसंबर को सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि तिरुवनंतपुरम में होती है, क्योंकि जो दिए गए विकल्पों में तिरुवनंतपुरम विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें तथा आसपास के क्षेत्रों में भी प्रकाश ज्यादा पहुंचता है। तो तिरुवनंतपुरम केरल राज्य की क्या है, राजधानी है। ये यहाँ पे कुछ एक डायग्राम बना है इसमें, ये बातें आप ध्यान देना। तो इसमें ए पूछा गया है आपसे कि ए बी सी डी की पहचान करना है। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे किसको क्या बोला जाता है, ए बी सी डी की क्या बोला गया है, इसमें पहचान करना है, इसमें किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ए यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ग्रीष्मकालीन। ठीक है, और जो बी किसको शो कर रहा है, शरद। ठीक है, और जो सी किसको यहाँ पे शो करता है, शिशिर। ठीक है, और ये जो डी है ये इसको शो कर रहा है यहाँ पे, बसंत को शो करता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 56 नंबर। 56 नंबर आपसे क्या कह रहा है, जब सूर्य ऊर्ध्वाधर दिशा में मकर रेखा में चमकता है तो क्या होता है, आर्कटिक प्रदेश में रातें 24 घंटे के लिए क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रातें क्या होती हैं, 24 घंटे के लिए बराबर होती हैं। अगला क्वेश्चन, तो वही सारी चीजें दी गई हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिण ध्रुव से झुके के कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े, ये सारी चीजें दी गई जो हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप ध्यान देना, एक बार पढ़ लेना, बाकी सारी चीजें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 दिया, पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला दिया, जुलाई के आरंभ की अपेक्षा जनवरी के आरंभ में पृथ्वी थोड़ी सूर्य के निकट है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा आपको क्या दिया गया है, उत्तरी गोलार्ध ग्रीस में पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा दिया, दक्षिणी गोलार्ध ग्रीस में पृथ्वी सूर्य के अति निकट है, बिल्कुल सही है। तीसरा चौथा दिया गया, शीतकाल उत्तरी गोलार्ध शीतकाल में पृथ्वी से सबसे अधिक दूर स्थित है, गलत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दी गई, आप लोग एक बार देख लेना। अभी सारे उपसौर अपसौर के बारे में ऊपर हमने बताया ही क्या होता है, ये सारी चीजें आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सूर्य की किरणें किस दिन कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं? ठीक है, अभी हमने बताया था कब पड़ती हैं, 21 जून को। कब पड़ती हैं, 21 जून। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इन क्षेत्रों में अधिक उष्मा अधिक प्राप्त होती है। वहीं 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं, पृथ्वी इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत होता है। मकर रेखा पे पूछा जाए कब होता है, 22 दिसंबर को। ठीक है, बात ध्यान देना। अगला लास्ट सवाल है आपका, पूरी पृथ्वी को डाट डाट समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है,
इस कब करती है? 21 मार्च को। कब करती है? 21 मार्च को, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने सारी बताई, वही चीजें बार बार यहाँ पे आ रही हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।